ये कहानी एक मासूम भोली सी खूबसूरत लड़की अमायरा की है जो बस अभी 16 साल की थी। लेकिन 16 साल की उम्र में ही उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसके जीवन में ऐसा तूफान आया जिसमें सब कुछ तबाह हो गया। ये एक बहुत ही भावुक कहानी है, समाज को आईना दिखाती हुई एक ऐसी कहानी जो शायद हर किसी की आंखों को बरसने पर मजबूर कर दे। रजतपुरा पहाड़ों में घिरा हुआ एक खूबसूरत गांव था जहां बहुत कम आबादी थी, लेकिन यहाँ बहुत शांति थी। यहाँ का खूबसूरत और शांत वातावरण सैलानियों को भी अपनी ओर आकर्षित करता था। बड़े बड़े शहरों के लोग भी यहाँ अपना एक घर तो जरूर चाहते थे ताकि कुछ पल सुकून से यहाँ बिता सकें। यहाँ ज्यादातर ठंडी होती थी। कहते हैं यहाँ की लड़कियां बहुत खूबसूरत होती हैं। ये बहुत सीधे साधे लोगों का एक कस्बा था। यहाँ के ज्यादातर लोग शहर में बस गए थे क्योंकि यहाँ के लोग खेती बाड़ी करते थे और जानवरों को पालना ही उनका काम था। इसलिए पैसे की तंगी थी, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग खुश थे। उन्हें बाहरी दुनिया से ज्यादा कोई मतलब नहीं था। वो कम पैसों में ही खुश थे। यहाँ गांव से बाहर मतलब जहाँ गांव खत्म होता था वहाँ एक बहुत बड़ी हवेली थी, ठाकुर दिग्विजय साहब की। मतलब ठाकुर साहब यहाँ के सबसे बड़े आदमी थे जिनके घर 10 नौकर चाकर इधर उधर हर चीज के लिए उपस्थित मिलते थे। आज उनकी तबीयत कुछ खराब सी थी, उम्र भी हो चली थी। उनके साथ उनकी पत्नी नंदिता भी रहती थी। गांव के लोग उन्हें बहुत मानते थे। उनके घर सुबह से आना जाना लगा हुआ था। सभी उन्हें देखने आते और उनके ठीक हो जाने की कामना करते और चले जाते। उनके पुराने दोस्त भी वहीं बैठे हुए थे जो उनके दीवान जी भी थे। दीवान साहब बोले, ठाकुर साहब मुझे लगता है आपको अपने बेटे बहू और बच्चों को बुला लेना चाहिए। थोड़ा सा मेल मिलाप होगा तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। हाँ ठाकुर साहब, दीवान साहब ठीक कह रहे हैं। हमें अर्जित को बुला लेना चाहिए। सब लोग आएंगे तो आपकी तबीयत जल्दी ठीक हो जाएगी। नंदिता जी ने भी कहा, जो कि वहीं बैठकर ठाकुर साहब के लिए फल काट रही थी। ठाकुर अरिजीत सिंह दिग्विजय जी के इकलौते बेटे थे जो कि मुंबई में रहते थे। वहां उनका बहुत बड़ा कारोबार था, इसलिए वहीं सब बस गए। उनकी पत्नी विशाखा भी उनके साथ ही कारोबार में हाथ बटाती थी। अरिजीत जी के दो बच्चे थे, एक बेटा जो कि 28 साल का था जिसका नाम संग्राम सिंह था। वहीं बेटी जो कि 25 साल की थी, उसका नाम लीना था। ठाकुर साहब अब उन्हें कुछ दिनों के लिए बुलाना चाहते थे, इसलिए दीवान जी से कहकर उन्होंने उन्हें फोन करवा दिया। तभी कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। उनके पुराने दोस्त जो कि एक पंडित जी थे आए हुए थे। कैसे हो ठाकुर, सुना है तबीयत थोड़ी खराब है तुम्हारी। वो वहीं बैठ गए। हाँ पंडित जी, थोड़ा बीमार हूँ। ठाकुर साहब मुस्कुराए और इशारे से सामने आदमी को चाय नाश्ता के लिए इशारा किया। पंडित जी से उनकी बरसों पुरानी मित्रता थी। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते थे। 2 दिन गुजरे थे कि आज हवेली में चहल पहल थी। आज ठाकुर साहब के बेटे बहू पोते पोती आने वाले थे। नंदिता जी ने बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनवाए थे। वो उनका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। नंदिता जी ने बड़े भव्य तरीके से उनका स्वागत किया। वो लोग भी खुश थे। आखिर शहर से गांव आना उन्हें भा रहा था, क्योंकि यहाँ वो राजाओं की तरह हुक्म चला रहे थे। कुछ देर दादी उन्हें वहां के बारे में बताने लगी। वो लोग अपने दादाजी से मिले और आराम करने के लिए अपने अपने कमरे में आ गए। यहाँ इस हवेली में तो कमरे भी बहुत शानदार थे। लीना और संग्राम बहुत मॉडर्न ख्यालात के थे, बिल्कुल अपनी माँ विशाखा की तरह। विशाखा जो कि 50 साल की होने को चली थी, लेकिन उसका पहनावा बहुत ही मॉडर्न था। वो बहुत ही चालाक किस्म की औरत थी। उसे हर चीज में अपना बिजनेस दिखता था। ठीक उसी की तरह बेटी लीना भी थी। उसे भी पैसों का खूब घमंड था। संग्राम भी कुछ कुछ अपनी माँ की तरह था, लेकिन उसके पापा अरिजीत सिंह ज्यादा दिखावटी जिंदगी नहीं जीते थे, क्योंकि ठाकुर साहब ने उन्हें हमेशा अच्छा व्यवहार ही सिखाया था। विशाखा जी को ठाकुर साहब और उनकी पत्नी नंदिता जी का रोक टोक करना पसंद नहीं था,
इसीलिए वो उनसे कम ही मिला करती थी। लेकिन हाँ, वो उनसे डरती थी क्योंकि उनके पास अपार धन था। कहीं वो उसे इन सब से बेदखल ना कर दे। जैसे कि हमने बताया, वो हर चीज को बिजनेस की नजर से ही देखती थी। उन्हें आए हुए एक ही दिन हुआ था। संग्राम और लीना खुश थे क्योंकि ये हवेली शानदार थी, लेकिन उन्हें अब बोरिंग सा फील हो रहा था। नंदिता जी ने दोनों को देखकर पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम दोनों उदास क्यों हो? अपने बड़े से गार्डन में लीना और संग्राम अपने दादा और दादी के पास बैठे हुए थे। दादी, मुझे ना बहुत बोरिंग फील हो रहा है यहाँ। लीना ने इधर उधर देखते हुए कहा। क्या? लेकिन यहाँ इतनी अच्छी अच्छी जगह हैं, तुम लोग घूमने जाओ, अच्छा लगेगा। दादी ने कहा। बट मेरे फ्रेंड्स घूमने जा रहे हैं, दार्जिलिंग मुझे भी जाना था। संग्राम ने मोबाइल देखते हुए कहा। उसके फ्रेंड्स ग्रुप में सबने घूमने की प्लानिंग की हुई थी। क्या कहा? दार्जिलिंग घूमने जा रहे हैं? तो बेटा उन्हें यहाँ बुला लो ना, ये जगह तो इतनी अच्छी है, उन्हें भी बहुत पसंद आएगी। दादाजी और दादी ने कहा। व्हाट? क्या कहा आपने? मतलब सच में? एक्चुअली मुझे ज़्यादा तो नहीं, बट अपने 2-3 फ्रेंड्स को ही बुलाना है। तो आप अलाउड करेंगे? संग्राम खुश हो गया। सच में भाई? आप किसको बुला रहे हो? लीना की आंखें खुशी से चमक उठी। बस विक्की, रोहित और वो। इतना बोलकर लीना की आंखों में वो देखने लगा। लीना उसे देखकर बोली, ओह भाई, मैं जानती हूँ, लेकिन आप कहो तो सही। अनिका, वो आएगी तो मजा आएगा, तुम्हें भी कंपनी मिल जाएगी। लीना खुश होकर बोली, ओह यस भाई, एंड थैंक यू भाई, एंड थैंक यू दादाजी दादी जी। वो दोनों उनके गले लग गए और खुश हो गए। दादी और दादाजी भी बहुत खुश थे। उन्हें तो बस अपने पोता पोती को देखकर ही खुशी मिलती थी। लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि उनकी इस हामी की वजह से किसी की जिंदगी उजड़ने वाली थी। संग्राम और लीना ने अपने दोस्तों को आने के लिए कहा, तो उसके दोनों दोस्तों और अनीका ने तुरंत हाँ कर दी। ये बसंत का मौसम था, जब पेड़ से पत्ते झड़कर सड़कों पे फैल जाते हैं। चारों तरफ फूल ही फूल खिले होते हैं। रजतपुरा तो वैसे भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन इन फूलों की वजह से ये और भी खूबसूरत हो गया है। यहाँ एक फूलों की दुकान थी, जिसमें तरह तरह के फूलों का भंडार था। ज्यादातर लोग यहाँ से शादियों और अन्य महत्वपूर्ण समारोह में फूलों की खरीदारी करना पसंद करते थे। इस दुकान के मालिक किशन जी खूब मेहनत करते थे, इसीलिए उनकी दुकान अच्छी खासी चलती थी। और उनके मेहनत में उनके साथ थे उनकी पत्नी मीना जी और 2 बच्चे, एक बेटी जिसका नाम अमायरा था, जो कि अभी 16 साल की थी। उसने अभी 10वीं पास की थी। उसका भाई रियांश, जो कि अभी 12 साल का था, वह ज्यादातर पढ़ाई करता था। वो अभी 7वीं कक्षा में पढ़ता था। लड़का होने की वजह से मीना जी अपने बेटे को खूब पढ़ाना चाहती थी। अभी फिलहाल किशन जी खाना खा रहे थे। अमायरा उनके लिए खाना लेकर आई थी। वो खाना थाली में परोसकर अपने बाबा को खिला रही थी। बेटा, तुम घर पर रहती ना, क्यों आई? तुम्हारे ताऊ जी को ये सब अच्छा नहीं लगता। अब तू 10वीं पास हो गई है, इधर उधर ना जाया कर। घर में ताई जी और माँ से घर का काम सीख ले। किशन जी ने खाना खाते हुए कहा। बाबा, हमें अच्छा नहीं लगता आप भूखे रहें और हम घर पर आराम करें। और वैसे भी हमने घर का काम कर दिया था, तभी यहाँ आए हैं। आप फिक्र क्यों करते हैं? अमार ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा। बेटा, मुझे पता है, लेकिन वो बड़े हैं, उनकी बात माननी होगी ना। और वैसे भी 10वीं हो गई पूरी, अब तेरा नामांकन भी तो कराना होगा ना, फिर से पढ़ाई करेगी तब तो। अमायरा बोली, ठीक है बाबा, अब हम चलते हैं। आप समय से घर लौट आना, हमें कोई बहाना नहीं चाहिए। ठीक है, तू जा और ठीक से जाना। किशन जी ने मुस्कुराकर कहा और उठे। वो अमायरा से बहुत प्यार करते थे, लेकिन अपने बड़े भाई के आगे उनकी कोई नहीं चलती थी। हालांकि दोनों का अलग अलग काम था, वो रहते एक आंगन में थे। मीना जी अमायरा की माँ भी दबने वालों में से बिल्कुल नहीं थी, लेकिन वो भी समाज की भक्त थी। उन्हें भी अमायरा का ज्यादा बोलना ये सब पसंद नहीं था। अमायरा घर की तरफ चल दी। उसके बाल खुले थे, जो कि बेहद खूबसूरत, लंबे और रेशमी थे। आंखें झील की तरह गहरी नीली थी। देखने में वो बहुत खूबसूरत थी। लंबी पतली, 5 फुट 4 इंच की हाइट, दूध या हल्का सिंदूर मिला गुलाबी सा गोरा रंग। और जैसा कि हमने पहले बताया था,
रजतपुरा की लड़कियां बहुत खूबसूरत होती हैं, वैसे ही अमायरा बहुत खूबसूरत थी। और एक यही बड़ी वजह थी कि अमायरा की ताई जी उसे घर से निकलने नहीं देती थी। वो चाहती थी अमायरा घर में रहे और घर के काम करे। अमायरा रास्ते में चलते हुए रुक गई क्योंकि वहां बहुत सारे फूल बिखरे हुए थे जो कि अमायरा को बहुत पसंद आए। वो उन्हें चुनकर एक जगह इकट्ठा कर रही थी। उसे उन फूलों से अपने घर के मंदिर में एक रंगोली बनानी थी। वहां और भी कई लोग थे जो कि बाहर से घूमने आए थे। अमायरा ने अपने दुपट्टे में सारे फूलों को लिया और घर की तरफ चल दी, लेकिन तभी वो किसी से टकरा गई। वो इतनी जोर से टकराई कि एक साइड गिर गई और उसके सारे फूल बिखर कर गिर गए। अमायरा ने सामने देखा तो एक लड़की खड़ी थी जिसने टाइट जीन्स के साथ क्रॉप टॉप पहन रखा था। वो अमायरा को ऐसे घूर रही थी कि जैसे उसे कच्चा चबा जाएगी। तुम्हें दिखता नहीं, तुम अंधी हो, मेरा सारा वीडियो खराब कर दिया, वो लड़की जोर से चिल्लाई। हमने? अमायरा उसे देखने लगी क्योंकि उसने क्या किया था। हाँ, तुम्हें चलना नहीं आता और गंवार कहेंगी, खुद को कहेंगी महारानी समझती हो क्या? वो लड़की फिर से चिल्लाई। तभी पीछे से आवाज आई, अनिका, व्हाट हैपेंड मैम, किस पर चिल्ला रही हो? वहां दौड़ती हुई लीना आ गई जो कि ठाकुर साहब की पोती थी। डोंट आस्क, इस लड़की ने मेरी वीडियोग्राफी खराब कर दी। लीना अमायरा को घूर कर बोली। ओह कूल यार, जाने दो, गांव के लोग होते ही गंवार हैं। लीना बोलकर उस लड़की को ले जाने लगी। रुकिए, सामने से अमायरा ने कहा क्योंकि वो अब तक चुप थी। हालांकि उसे उतना समझ नहीं आया था क्योंकि वो बीच बीच में इंग्लिश बोल रही थी और अमायरा हिंदी मीडियम से पढ़ी थी। यहाँ इंग्लिश ना के बराबर पढ़ाई जाती थी। सिर्फ हमारी गलती नहीं थी, आपकी भी है, आप भी देखकर चल सकती थी। दोनों लड़कियां रुक गई। दोनों ने खां जाने वाली नजरों से उसे देखा। अमारा ये बोलकर चली गई। उसे ऐसे फालतू में किसी से बहस करने की कोई आदत नहीं थी। हाउ डेयर यू! अनिका अमारे की तरफ लपकी ही थी कि लीना ने उसे रोक लिया क्योंकि ये उसके दादाजी का गांव था। वो कोई भी तमाशा नहीं चाहती थी और लीना को मालूम था अनिका एक नंबर की जिद्दी लड़की थी। वो बेवजह भी कभी कभी गुस्सा करने लगती थी। अमारा घर लौट आई। उसे दरवाजे पर ही उसकी ताई जी और बहन मिल गए थे जो कि ताई जी की बेटी थी। क्या? कहाँ गई थी? अमारा की ताई जी की बेटी, उसकी बहन ने कहा, जिसका नाम नीता था। वो भी देखने में सुंदर थी। अमायरा बोली, बाबा को खाना देने गए थे। ये कहकर अमायरा अंदर जाने लगी। ए अमायरा, हम बाजार जा रहे हैं, खाना बना लेना और बाहर निकलकर खेलने मत लग जाना, समझी? ताई जी ने कहा। जी हम नहीं जाएंगे, अमायरा कहकर अंदर आ गई। आ गई तो? तुझे मना किया था ना, ज्यादा इधर उधर नहीं जाना। मीना जी अमारा से गुस्सा होकर बोली। माँ, आप जानती हैं हम पापा के पास गए थे, फिर भी ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? मीना जी बोली। इसीलिए क्योंकि अब तो बड़ी हो गई है, अमारा बोली। माँ, हम जानते हैं। ठीक है, आप हमें बता दीजिए क्या बनाए खाने में। ताई जी ने कहा है सब कुछ बनाने को। अच्छा? मीना जी अमारा को देखने लगी। वो गुस्सा होकर बोली, उन्हें तो बस नियम बनाने थे। उन्होंने कहा था तू सुबह का नाश्ता बनाएगी, खाना हम में से कोई भी बना लेगा, लेकिन रात का खाना तो नीता बनाने वाली थी। ये कैसा नियम है? आने दे जरा पूछूं, हमेशा यही होता है। उनकी बेटी तेईस की हो गई है लेकिन हमेशा उसे घर के कामों से बचाती है। माँ, हम बना लेंगे, क्या जरूरत है इस सब की, वो लोग बाजार गए हैं ना। अमायरा सब्जियां निकालते हुए बोली। मीना जी फिर से गुस्से में बोली, अरे वाह, जब तुम्हारे पापा को मेरी या तुम्हारी जरूरत पड़ती है दुकान में तो हम अपना काम करके जाते हैं। हमने कौन सा कभी कोई काम छोड़ा है? तू ज्यादा सियानी ना बन, आज तो मैं पूछ कर ही रहूंगी। अमारा ने खाना बनाया और पढ़ने लगी। बाहर ताई जी मीना जी को सुना रही थी। मीना जी भी खूब बोल रही थी लेकिन वो गलत कुछ भी नहीं बोल रही थी। इस बीच नीता बोली, चाची जी, मैंने अपने हाथों में वैक्सिंग करवाया है, इसलिए जलन होगी तो बर्तन अमारा ही साफ कर लेगी। और वैसे भी कौन सा आफत आ जानी है, मुझसे छोटी है, इतना तो कर ही सकती है। मीना जी बोली, देखो नीता, मानती हूँ तुमसे छोटी है, तुम्हारा काम कर सकती है, लेकिन फिर भी तुम्हारा रोज रोज का है, ये नियम बदलने होंगे। मीना तो बैठ ले चाय पी। अमारा की ताई जी मीना जी के लिए चाय ले आई। उन्हें अपना काम निकलवाना अच्छे से आता था। दीदी, अच्छी बात नहीं है ये,
मीनाक्षी ने चाय ले ली। अरे तू जानती ही नहीं है, तुझे खुशखबरी देनी है। अब नीता ससुराल जाएगी, रहने देना बेचारी को। ताई जी ने चाय पीते हुए कहा। क्या सच में तय हो गई शादी? मीनाक्षी खुश थी क्योंकि नीता की शादी बड़ी मुश्किल से तय हुई थी। उसकी उम्र भी गांव के हिसाब से निकल रही थी, क्योंकि यहाँ लड़कियों की शादी 18 में ही हो जाती थी। नीता की भी हो जाती, लेकिन नीता थोड़ी बिगड़ैल किस्म की लड़की थी, इसलिए उसका रिश्ता तय होने के बाद तुरंत टूट जाता था। इसलिए मीना जी अमारा को ज्यादा कंट्रोल में रखती थी, जबकि अमारा का इन सब से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। इधर हवेली में ठाकुर साहब हॉल में बैठे हुए रात का खाना खा रहे थे। उनके पोता पोती भी वहीं बैठे हुए थे। विशाखा जी अपने किसी क्लाइंट के साथ फोन पर लगी हुई थी। अनिका, जो कि संग्राम और लीना दोनों की दोस्त थी, वो और संग्राम एक दूसरे को तिरछी नजरों से देख रहे थे। संग्राम ने अनिका को कुछ इशारा किया और दोनों डाइनिंग टेबल से उठ खड़े हुए। तुम गुस्से में हो शायद? संग्राम ने अनिका को कहा। वो दोनों फिलहाल इस समय छत पर थे। अनिका बोली, आज एक लड़की की वजह से मुझे बहुत गुस्सा आया है। मैं बता नहीं सकती, अगर वो अभी मेरे सामने होती तो उसका सिर फोड़ देती मैं। अनिका ने ऐसे कहा जैसे अमारा उसके सामने खड़ी है और वो सच में उसको मारने वाली हो। संग्राम ने तुरंत उसकी कमर में हाथ डाल दिया और उसके होंठों पर अपने अधर रख दिए। अनिका स्थिर हो गई। उसने कोई विरोध नहीं किया। संग्राम ने अनिका के बालों में हाथ फेरा और उसे देखने लगा। डू यू लव मी बेबी? अनिका बोली। संग्राम, मैंने कहा ना, अभी ये सब जरूरी नहीं है। इन सब के लिए हमारे पास टाइम है। और वैसे भी मैंने तुम्हें कब रोका है किसी चीज के लिए? हर लड़के और लड़की एक जरूरत होती है, और हम वो सब एक दूसरे के जरिए पूरी कर रहे हैं ना। अनिका ने ऐसे कहा जैसे वो कितना अच्छा बोल रही हो। संग्राम उसकी आंखों में देखता रहा। थोड़ी देर ऐसे ही देखने के बाद बोला, आज नहीं तो कल हमें एक होना है। हमारी फैमिली भी यही चाहती है, फिर अभी ही क्यों नहीं? हमारे शरीर की कमी पूरी हो रही है, लेकिन हम सबके सामने रिलेशन में क्यों नहीं आ सकते? अनिका बोली। सैम, तुम समझ नहीं रहे हो। मेरा मॉडलिंग करियर शुरू हो गया है। मुझे कुछ दिन तो सांस लेने दो, फिर मैं सबके सामने कंफर्म करूंगी कि मुझे तुमसे प्यार है। अब चलो। अनिका ने उसका कॉलर पकड़कर कमरे में खींच लिया और दोनों प्यार में डूबने लगे। इधर अमारा पढ़ाई करके उठी और बच्चा हुआ काम किया। उसकी बहन नीता हाथों में नेल पॉलिश लगाकर बैठी थी। वो अमारा को देखकर बोली, ओहो, कितना काम करना पड़ता है बेचारी को। मुझे तो बहुत दया आती है तुझ पर, सच कह रही हूँ। ये कहकर नीता नैल पर फूंक मारने लगी। अमारा मुस्कुराई और बोली, हमें तो यहाँ काम करना पड़ रहा है दी, लेकिन आप सोच लो, आपको अपने ससुराल में करना पड़ेगा, ढेर सारा खाना बनाना पड़ेगा, तो क्या करोगी? नीता अमारा की बात सुनकर चिढ़ गई। अमारा, तू चुप नहीं बैठ सकती? हमेशा मेरी प्यारी बच्ची को कुछ ना कुछ बोलकर छेड़ती है। तुझे कोई काम है या नहीं? ताई जी भी अमारे की बात सुनकर बिदक कर बोली। सॉरी ताई जी। अमारे ने धीरे से सिर झुकाकर कहा और सबको खाना देने लगी। ऐसा काम करती ही क्यों है जब सॉरी बोलना पड़े? अमारा के ताऊ जी ने कहा, जो कि बैठ कर खाना खा रहे थे। वो सिर्फ अमारे के लिए सख्त थे, बाकी उनकी बेटी कुछ भी करे वो उनकी बहुत लाडली थी, क्योंकि वो उनकी इकलौती संतान थी। वैसे अमारा का भाई रियांश उनको प्यारा था थोड़ा बहुत, लेकिन अमारा, वो तो जैसे अपने ताया जी और ताई जी के लिए एक ऐसी लड़की थी जिसे बस डिसिप्लिन में ही रहना चाहिए। अमारा कुछ नहीं बोली। उसे मालूम था अगर वो सही भी होगी तो कौन सा उसे उसके ताई जी और ताऊ जी गोल्ड मेडल देने वाले थे। ऊपर से उसके माँ बाबा भी उसका कोई साथ नहीं देंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे उसके लिए। उस रात अमारा ने खाना अच्छे से नहीं खाया था। वो आधा पेट ही खाकर सोई थी, क्योंकि नीता ने उसे बहुत सुनाया था, वो भी बेवजह। अमारा अपने कमरे में बैठी हुई थी और खिड़की से बाहर देख रही थी। बाहर चांद दिख रहा था। अमारा ने कमरे में एक लैंप चला रखा था, जिसकी मध्यम सी रोशनी कमरे में फैली हुई थी। वो बालों को खोलकर बैठी हुई थी। तेज चलती हवाएं उसके बालों को उड़ा रही थी। उस रोशनी में अमारा बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसकी नीली आंखें झील की भांति गहरी लग रही थी। वो अपने ख्यालों में खोई हुई सोच रही थी। हमारा बस एक सपना है, हम अपने माँ बाबा की बेइज्जती का कारण ना बने। हम हमेशा सही रहते हुए भी चुप रहे हैं। यह हमारी माँ ने सिखाया है।
लेकिन हमारा बहुत मन कचोटता है। हमें समझ नहीं आता हम सही रहते हुए भी चुप क्यों रहते हैं। लेकिन हमें शुरू से यही सिखाया गया है, हमें हमेशा मर्यादा में रहना है। और सच कहें तो ये मर्यादा नाम का शब्द सिर्फ हमारे लिए ही है। अमारा सोचते हुए टेबल पर ही सिर रख कर सो चुकी थी। वो बस 16 साल की थी, लेकिन उसके ताऊजी और ताईजी की नज़र में वो 25 साल की जवान लड़की हो चुकी थी, जिसे मर्यादा में ही रहना था, वरना इस घर की इज्जत चली जाती। सुबह के 8 बजे थे और अनिका संग्राम की बाहों में सोई हुई थी। उन दोनों को देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि उन्होंने अपनी पिछली रात एक दूसरे के साथ कैसे गुजारी है। उनका रिश्ता हर मर्यादा को पार कर चुका था। पता नहीं ये कैसा रिश्ता था उनका। वो बस फैमिली के नाम पर ही एक दूसरे को चाहने लगे थे, लेकिन शादी से पहले ये सब करना कहाँ की समझदारी थी। लेकिन नहीं, ये सब तो आजकल के मॉडर्न लोगों की नजरों में खुले विचारों के लोग करते हैं। ये सब करके प्यार बढ़ता है, एक दूसरे की ज़रूरतें पूरी होती हैं, और हाँ, बाद में कोई दिक्कत नहीं आती उनकी शादीशुदा ज़िंदगी में। ये हाई प्रोफाइल लोगों के लिए शादी भी एक डील होती है, बस यही था उनका सच। विशाखा जी और अनीका की माँ वंदना जी बेस्ट फ्रेंड्स थी। उन्हें अपना बिजनेस आगे बढ़ाना था, इसलिए उन्होंने दोनों को करीब लाने का सोचा। लेकिन संग्राम और अनीका एक दूसरे के कुछ ज़्यादा ही अटैच हो चुके थे। इस वक्त विशाखा जी मुंबई लौटने के बाद किटी पार्टी की प्लानिंग कर रही थी। उनका बिजनेस अच्छा चल रहा था, लगे हाथ वो एक पार्टी भी देना चाहती थी। सैम और अनीका के रिश्ते को ऑफिशियली करना चाहती थी। विशाखा जी के पास वंदना जी का फोन आया। हे विशु, मैंने तो एनी को कॉल किया था बट उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। कहाँ है वो अभी? शायद सो रही है। वंदना जी ने विशाखा जी से कहा तो विशाखा जी बोली, अरे डियर, कितने दिनों बाद मिले हैं वो और सैम, होंगे एक साथ। तुम भी ना उन्हें डिस्टर्ब करना चाहती हो? थोड़ा वक्त दो साथ में। वैसे भी तुम तो जानती हो मैं भी इन लॉज के साथ हूँ, कितनी परेशानी होती है मुझे। और सच कहूँ तो उन्हें भी होती होगी, क्योंकि ये शहर बहुत छोटा है और सोच लो यहाँ के लोगों की सोच कितनी अच्छी होती होगी। विशाखा जी की बात सुनकर वंदना जी बोली, ओ हाँ, वैसे तुम थोड़ा एनी को भी उनके साथ घुलने मिलने को बोलो, बाद में उसके भी तो रिश्तेदार बनेंगे वो। विशाखा जी बोली, हाँ तुमने ठीक कहा। ठीक है, मैं रखती हूँ। वो क्या है ना, मेरे ससुर जी के जन्मदिन की तैयारियां हो रही हैं, इसलिए हमें डेकोरेट करवाना है। विशाखा जी ने बात करके फोन रख दिया। इधर सुबह सुबह ही किशन जी के पास ठाकुर साहब के यहाँ से फूलों का ऑर्डर आ चुका था। ए अमायरा, तू मेरे साथ चलना ठाकुर साहब के घर, बहुत सारे फूल लगेंगे। किशन जी ने अमायरा से कहा। अमायरा मेरे जाने के लिए हामी में सिर हिला दिया। इस बात से बेखबर कि हवेली में जाना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाली थी। किशन जी ने अपने कारीगर को ऑर्डर दे दिया था, जो कि फूलों की लड़ियां बाकी सब बनाने में बिजी थे। वैसे भी ठाकुर साहब यहाँ के बड़े ही अच्छे व्यक्ति थे, जिन्हें हर कोई दिल से चाहता था। हमारा फूलों से बड़े ही सुंदर सुंदर गुलदस्ते बनाया करती थी। इससे किशन जी की बहुत अच्छी हेल्प हो जाती थी, इसलिए किशन जी उसे अपने साथ ले जाना चाहते थे। जब सब कुछ तैयार हो गया तो किशन जी बोले, बेटा तू भी साथ चल, कुछ खास काम है वहाँ, इसलिए तुझे ले जा रहा हूँ। किशन जी ने फूलों को समेटते हुए कहा, ठीक है पापा, हम आते हैं। अमारा तुरंत तैयार हुई और ठाकुर साहब के घर के लिए किशन जी के साथ निकल गई। उनकी हवेली में पहुंचने के बाद उसने गुलदस्ते बनाए, उन्हें एक जगह रखा और टेबल पर सजाने लगी। अमारे ने आज पीले रंग का ढीला सा कश्मीरी शलवार सूट पहना हुआ था। उसने अपने बालों को ढीला सा बांधा हुआ था। इस समय वो बेहद खूबसूरत नजर आ रही थी। उसके बालों की आगे की कुछ लटें उड़कर उसके चेहरे पर आ रही थी, जिसे वो बीच बीच में समेट रही थी। संग्राम नीचे ही आ रहा था। जब उसकी नजर फूलों को सजाती हुई अमारा पर पड़ी, तो वो पलके झपकाना जैसे भूल गया। उसके कदम धीरे धीरे नीचे आ रहे थे, लेकिन आंखें एक जगह स्थिर थी। वो बस अमारा, सिर्फ अमारा को देखे जा रहा था। सोहन भैया, और फूल लगेंगे? अमारा ने पीछे मुड़कर कहा। वो किसी स्टाफ से और फूल मांग रही थी। संग्राम आकर सोफे पर बैठ गया। उसने अपना फोन निकाला और चुपके से अमारा की कुछ फोटोज क्लिक कर लिए। इस सब से अनजान अमारा अपने काम में लगी रही। उसकी आंखें जैसे अमारा पर ही अटकी हुई थी,
दोपहर से शाम हुई। अमारा और उसके बाबा का काम पूरा हो चुका था। वो जाने ही वाले थे। संग्राम तो अमारा के जाने का सुनकर ऐसे घबरा गया जैसे उसका कोई प्यारा सामान खो जाएगा। अमारा के हवेली से जाने के बाद वो उसकी तरफ बेहद आकर्षित हुआ था। अमारा बाहर बगीचे में आ गई। किशन जी भी वहां नहीं थे, वो ठाकुर साहब से कुछ बातें कर रहे थे। अनिका भी बाहर बगीचे में थी। तुम? अनिका ने वहां अमारा को देखकर कहा। अमारे ने सवालिया निगाहों से अनिका को देखा। उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या कह रही है। जी आप हमें कुछ बोल रही हैं? वो इधर उधर देखते हुए बोली। अनिका उसे घूरते हुए बोली, हाँ तुम्हें। तुम खुद को समझते क्या हो? उस दिन बकवास करके कहाँ चली गई थी इडियट? तुम्हारी इतनी हिम्मत? अमायरा बोली। देखिए आप क्या बोल रही हैं हम नहीं जानते। आप कौन हैं? अमायरा ने सही तो कहा था कि वो अनिका को जानती नहीं। वैसे भी उनके बीच ऐसा खास कुछ हुआ नहीं था जो वो लड़ने जाती उससे। तभी संग्राम बाहर आया। वो अनिका को देखने लगा जो बेवजह अमायरा पर चिल्लाए जा रही थी। संग्राम रुक गया। उसने अनिका से पूछा, व्हाट हैपेंड अनि? वो अमारा को देखकर बोली, सैम ये वही है जिसने मुझे इग्नोर किया था। देखिए हम नहीं जानते आपको, अमारा ने मासूमियत से कहा। अमारा के बोलने पर संग्राम उसे देखता ही रह गया। उसकी आंखें अमारा के होठों और आंखों पर ठहर गई। लिसन, तुम मुझसे माफी मांगो अभी और जाओ बस। चलो जल्दी करो। अनिका जिद करती हुई बोली, क्या माफी हम मांगे? क्यों? हमने क्या किया? अमारा ने हैरानी से कहा। अनिका गुस्से में बोली, मुझे बहस करने वाले लोग पसंद नहीं, समझी? अनिका ने अमारा को बहुत तेज धक्का दिया और वहां से चली गई। अमारा के मुंह से हल्की चीख निकल आई, आह! और वो वहीं गार्डन में गिर गई। खैर वो घास पर गिरी थी। संग्राम लपक कर उसके करीब आया और उसे उठाने लगा। हम ठीक हैं, अमारा ने अपना हाथ नाव में दिखाते हुए कहा। संग्राम को ये पसंद नहीं आया। आखिर वो अपनी सोसाइटी में इतना हैंडसम बंदा था, कोई लड़की भला उसे कैसे इग्नोर कर सकती थी? लेकिन अमारा बहुत छोटे से शहर की लड़की थी, इसलिए उसे अभी ये सब समझ में नहीं आता था। संग्राम उसे देखता रह गया और अमारा वहां से चली गई। वो अपने बाबा के पास आ गई। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि उसकी गलती क्या थी जो अनिका ने उसे ऐसे धक्का दे दिया। खैर, बड़े लोगों की बड़ी बातें उसे कहाँ समझ आनी थी, इसीलिए उसने ये सब भूलना ही सही समझा। अमारा अपने घर आ गई। आज उसे बहुत थकान हो रही थी, इसलिए बिना खाए पिए ही उसे नींद आ गई। इधर संग्राम कमरे में बैठा हुआ था। उसने अभी अभी शावर लिया था, इसलिए उसका जिस्म भीगा हुआ था। वह अपने फोन पर अमारा की तस्वीरें देख रहा था। अमारा को देखने के बाद तो जैसे उसे कुछ होश ही नहीं था। वो तो बस अमारा के ख्यालों में खोया हुआ था। कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है? खूबसूरत आंखें, खूबसूरत होठ। उफ! वो बेड पर लेट गया। तुम जो कोई भी हो, मुझे चाहिए बस। तुम्हें जी भर कर प्यार करना चाहता हूँ मैं। तुम्हारी जैसी लड़की मुझे आज तक कहीं दिखी ही नहीं। अब तुम मिली हो तो बस तुम्हें पाना है। संग्राम ने करवट बदली तो अनिका कमरे में आ गई। किससे बातें कर रहे हो सिम? उसने उसके करीब आते हुए कहा। संग्राम ने जल्दी से अपना फोन हटा लिया और बोला, वो लड़की, उससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुमने बेवजह उसे धक्का क्यों दे दिया? ये संग्राम ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। कुछ नहीं, बस अब मैंने उससे बदला ले लिया है। अब वो कोई भी हो, मुझे क्या मतलब? संग्राम कहाँ उससे अमारा के बारे में जानना चाहता था, लेकिन यहाँ तो अनिका को कुछ पता ही नहीं था कि अमारा है कौन। अनिका संग्राम के पास रहना चाहती थी, पर आज संग्राम ने अनिका को अपने पास नहीं रोका और उसने नींद आने का बहाना बनाकर उसे वापस उसके कमरे में भेज दिया और फिर खुद अमारा की फोटो को निहारने लगा और उसके ख्यालों में खो गया। अगली सुबह आज हवेली में ठाकुर साहब का जन्मदिन मनाया जाना था। मतलब सुबह से ही बहुत बड़ी पूजा रखी गई थी। सामने के कस्बे से सबको बुलाया गया था। आज यहाँ सबके लिए भोजन का प्रबंध था, इसलिए सभी आए थे। और वैसे भी ठाकुर साहब सबके अजीज थे, कौन भला उनकी खुशियों में शामिल ना होता। अमारा भी अपनी माँ मीना जी के साथ आई थी। संग्राम अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था।
वो बालकनी में था और उसे सच में अमायरा का बेसब्री से इंतजार था। काफी समय बाद सामने से आती अमायरा को देखकर उसका इंतजार खत्म हुआ और उसके चेहरे पर एक शैतानी सी मुस्कान आ गई। सैम, ये तो वही है जिसकी तस्वीर तूने दिखाई थी, रोहित ने कहा। हाँ यार, जो भी कहो माल तो मस्त है, लगता है अभी अभी गुलाब खिला है, विक्की ने कहा, जो कि अमारा को ऊपर से नीचे तक ताड़ रहा था। चुप रहो, ये मेरा शिकार है, इसे मेरे अलावा कोई देख भी नहीं सकता। देखना आज की रात मैं कैसे रंगीन बनाता हूँ, संग्राम ने अपने जबड़े को कसते हुए कहा। और हमारा क्या भाई, रोहित ने दिल पर हाथ रखकर कहा। इतनी सारी हैं, किसी को भी चूज करो, बस उसे छोड़कर, क्योंकि ठाकुर संग्राम सिंह की चीज को कोई हाथ नहीं लगा सकता, बस उसे छोड़कर। इसके साथ बहुत मजा आएगा, बस ज्यादा नखरे ना दिखाए। तू उसे पटाएगा कैसे, विक्की ने पूछा। धोखे से, इतना बोलकर संग्राम जोर जोर से हंसने लगा, क्योंकि ऐसे तो वो आएगी नहीं, बस एक बार मेरे पास आ जाए फिर तो बार बार आएगी। अमारा भी आज पूजा में शामिल होने आई थी और वो मीना जी के साथ ही बैठी हुई थी। संग्राम भी अपने दोस्तों के साथ वहीं आ गया। उसकी नजर बस अमारा पर थी। उसे बस एक मौके की तलाश थी जिसमें वो अमारा के साथ कुछ करना चाहता था। उसे ज्यादा देर रुकना नहीं पड़ा, क्योंकि अमारा हवेली से बाहर निकल गई। शायद उसे घर जाना था। संग्राम भी मौका देखकर उसके पीछे बाहर आ गया। जैसा कि ठाकुर साहब की हवेली गांव से बाहर थी, तो अमारा को घर जाने में थोड़ी देर होती। अमारा ने इधर उधर देखा, कोई रिक्शा नजर नहीं आया। वैसे भी ये गांव बहुत सुरक्षित था, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। वो अभी किसी रिक्शे के इंतजार में खड़ी ही थी कि एक आवाज पीछे से आई। रुको। आवाज सुनकर अमारा पलट गई। संग्राम उसके सामने आ गया और बोला, तुम्हारा नाम क्या है? वो बिल्कुल सड़क के बीच में खड़ा था। अमारा ने कुछ नहीं कहा। फिर उसने नजरें उठाकर एक नजर संग्राम को देखा और बोली, देखिए, हम गैरों से बात नहीं करते। वो इतना बोलकर चलने लगी। संग्राम बोला, मैं गैर कहाँ हूँ? ठाकुर संग्राम सिंह नाम है मेरा, अब तो पहचान गई तुम। अमारा को याद आया, जब उसने अनीका को देखा था संग्राम भी वही था। वो बोली, जी ठाकुर साहब, माफ कीजिएगा, लेकिन हमें देरी हो रही है। संग्राम मुस्कुराया और उसे गहरी निगाहों से देखकर बोला, तुम बहुत खूबसूरत हो और मुझे बहुत अच्छी लगी। संग्राम ने कहते हुए उसके हाथों को पकड़ लिया। अमारा डर गई और बोली, हमारा हाथ छोड़िए। संग्राम ने उसका हाथ छोड़ने के बजाय अपनी पकड़ और मजबूत कर ली और बोला, थोड़ी देर में छोड़ दूंगा। अमारा इधर उधर देखने लगी। पूरा रास्ता सुनसान था। ऊपर से ठाकुर साहब के यहाँ जोर से गाने का शोर था, इसलिए चिल्लाने पर भी कोई नहीं सुनता। वो घबरा कर बोली, देखिए, हम घर जाना चाहते हैं, हमारा आपसे कोई वास्ता भी नहीं है, हमें जाने दीजिए। अमारा ने फिर से कहा तो संग्राम मुस्कुराकर बोला, 10,000 इतना काफी है। वो अमारा के सामने उसकी कीमत लगा रहा था। अमारा ने संग्राम की तरफ देखा। उसकी आंखें छोटी हो गई। वो बोली, आप कहना क्या चाहते हैं? हम बिकाऊ नहीं हैं, आप हमें गलत समझ रही हैं, छोड़िए हमारा हाथ। संग्राम बोला, 20,000 बस एक रात के लिए दे रहा हूँ। ये कहकर संग्राम ने उसे अपने करीब खींचा और अपनी कार में पकड़ कर धकेल दिया। अमारा बहुत देर तक झुकने की कोशिश करती रही। संग्राम अपने होश में बिल्कुल भी नहीं था। उसने उसके साथ जबरदस्ती करनी शुरू कर दी। वो अमारे के जिस्म को बुरी तरह से छू रहा था। अमारा बस 16 साल की थी, लेकिन संग्राम को उस पर बिल्कुल तरस नहीं आ रहा था। अमारा अपनी पूरी ताकत लगाकर छुटने की कोशिश कर रही थी और अंत में उसने अपने सामने रखा हुआ शो पीस उसके सिर पर मार दिया। वो एक मूर्ति थी जो आगे रखा हुआ था। संग्राम तिलमिला गया। वैसे भी उसने ड्रिंक की हुई थी, इसलिए अमारा जल्दी से उठकर भाग गई। भागते हुए उसका दुपट्टा वहीं गाड़ी में छूट गया, लेकिन अमारा फिर नहीं मुड़ी। वो सीधा अपने घर की तरफ भागी। उसके चेहरे पर लाल लाल निशान थे और गर्दन पर भी। संग्राम ने उसे काटने की भी कोशिश की थी। अमारा लगातार रोती जा रही थी। उसे बहुत डर लग रहा था। अगर किसी ने भी उसे ऐसी हालत में देख लिया तो वो क्या करेगी? ऊपर से उसके घर में सारी मान मर्यादा का ठेका भी उसके ही कंधे पर था।
अमायरा घर पहुंची। घर पर वैसे तो कोई भी नहीं था, लेकिन बाहर ही नीता मिल गई, जो कि फोन पर किसी से बातें कर रही थी, और उसने उसे ऐसी हालत में भी देख लिया। लेकिन अमायरा ने हर वो प्रयास किया कि वह खुद को नॉर्मल दिखा सके, लेकिन उसके साथ इतनी बड़ी बात हो गई। कौन भला नॉर्मल रह सकता था? अमारा अपने कमरे में पहुंची और खुद को बाथरूम में बंद कर लिया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। सामने आदम कद का शीशा गवाही दे रहा था उसके साथ क्या हुआ था। हालांकि उसने खुद को बचा लिया था, लेकिन संग्राम ने अपने होंठ उसकी गर्दन चेहरे पर जितनी जोर से फिराए थे, ये यूं कि ये उसे काटा था। इतने सारे निशान उभरे हुए थे। अमारा की गर्दन पर कई निशान थे जो कि बहुत बड़े बड़े थे। अमारा नीचे बैठ गई। अभी कुछ देर पहले कितने खुश होकर वह अपनी माँ के साथ ठाकुर साहब की हवेली में गई थी। उसने अपने सजाए हुए गुलदस्ते अपनी माँ को दिखाए थे। कितने खुश थी वो। लेकिन उसके साथ अभी क्या होने वाला था, वो तो संग्राम को जानती भी नहीं थी। लेकिन संग्राम ने उसके साथ इतना घटिया क्यों किया? क्या उसने उसे कोई बाजारू समझा था, या फिर जानबूझकर वो उसके साथ जबरदस्ती करना चाहता था? वो सब याद करके उसकी रूह तक कांप रही थी। उसका रोना लगातार बढ़ता जा रहा था। अगर वो मूर्ति उसके हाथ नहीं आती, तो पता नहीं वो उसके साथ क्या करता। इधर संग्राम अपनी बड़ी सी गाड़ी से बाहर निकला और हाँफने लगा। उसे अभी अभी होश आया उसने क्या किया था, लेकिन वो इतनी जल्दी में क्यों था? वो तो बस अमारा से थोड़ी बहुत बातें करता और उसे अपनी बातों में फंसाता, लेकिन उसने ये क्या कर दिया? शायद शराब के नशे में उसने उसके साथ जबरदस्ती करनी चाहिए। वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। वह खुद से बोला, ओह माय गॉड, ये मैंने क्या कर दिया? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? उसने अपने सिर को छुआ तो उससे खून निकल रहा था। लेकिन उस लड़की को मैं छोड़ूंगा नहीं। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? बस उसे मेरे साथ थोड़ा सा मजा ही तो करना था। कौन सा मैं उससे शादी के लिए पूछ रहा था? बस एक मौका और उसकी जिंदगी बर्बाद। बहुत सती सावित्री बनती है ना, उसे तो मैं बताऊंगा। अमारा खुद को बहुत देर तक कंट्रोल करती रही, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। संग्राम ने उसके जिस्म को पूरी तरह से छुआ था। उसे अभी इतनी समझ भी नहीं थी। तभी नीता आ गई। उसने बड़े ध्यान से उसे देखा और बोली, क्या हुआ तुझे? रो क्यों रही है? नहीं, हम रो नहीं रहे हैं, अमारा ने चौंक कर कहा। अरे तू मुझे बता तो सही, मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगी। नीता ने उसकी गर्दन को देख लिया था। वैसे तो अमारा ने उस पर दुपट्टा लपेट लिया था, लेकिन फिर भी वो निशान थोड़े दिख रहे थे। अमारा ने उसकी आंखों को देखा और रोते हुए बोली, दीदी, हमारी कोई गलती नहीं है, हमने कुछ भी नहीं किया। हमारे साथ हमारे साथ ठाकुर साहब के पौधे ने जबरदस्ती करने की कोशिश की। अमारा ने रोते हुए नीता को सब कुछ बता दिया। नीता मुंह फाड़े उसे देखती ही रह गई। अमारा सिसकते हुए नीता से लिपटी हुई थी। उसे बिल्कुल मालूम नहीं था कि अब उसे क्या करना चाहिए। दीदी, हम क्या करें? माँ पूछेंगी तो क्या कहेंगे? नीता बोली, अरे तू फिक्र छोड़। वैसे भी थोड़ी ठंड तो रजतपुरा में हमेशा होती है। तू फुल बाजू वाले सूट पहन लेना, उससे तेरे घाव नहीं देखेंगे। बाकी तू तो जानती है ना ठाकुर साहब कितने बड़े लोग हैं। उल्टा इसमें तेरी ही बदनामी होगी हमारा। इसलिए चुप रहे और कोशिश करना हवेली की तरफ दोबारा मत जाना, समझी? ठीक है दीदी, हम सो जाए, हमें नींद आ रही है, अमारा ने मासूमियत से कहा। वो थी भी बहुत मासूम। भला एक 16 साल की लड़की, ऊपर से गांव की, उसे क्या मालूम था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला था। देर रात मीना जी भी घर लौट आई। किशन जी भी अपनी दुकान से लौट आए थे। किशन जी के बड़े भैया गांव के सरपंच थे और ताई जी महिला समाज सेवी संगठन में थी। उन्हें सामाजिक कार्यकर्ता ही कह सकते हैं, इसलिए थोड़ी इधर उधर होती रहती थी। अमारा सो गई? मीना जी ने नीता से पूछा। हाँ चाची, बहुत थकी हुई थी इसलिए सो गई। नीता ने थकी हुई शब्द पर जोर देते हुए कहा। मीना जी ने एक नजर नीता पर डाली और सोने चली गई। इधर संग्राम रात के वक्त अपने कमरे में था। वो नहा कर बैठा हुआ था। उसके सिर में दर्द हो रहा था। इस समय वो बहुत गुस्से में था। अब उसका मकसद अमारा को सबक सिखाना था, जबकि अमारा की कोई गलती नहीं थी और देखा जाए तो अनिका ने भी उसे बेवजह तंग किया था।
अब संग्राम अमायरा के पीछे पागल हो चुका था। अब उसे किसी भी कीमत पर अमायरा चाहिए थी। वो गुस्से में बड़बड़ा रहा था, ये गांव की लड़की खुद को समझती क्या है? मैंने तो बस कुछ वक्त मांगा था ना तुमसे। अब देखो तुम्हें अपने नीचे कैसे लाता हूँ। तुम्हें इतना तड़पाऊंगा ना कि सपने में भी भूल नहीं पाओगी। तभी रोहित और विक्की कमरे में आ गए। विक्की बोला, क्या हुआ भाई, मजे ले लिए? कहकर विक्की ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। विक्की की बात सुनकर संग्राम गुस्से से लाल हो गया। वो गाली देकर बोला, उसने मुझ पर हमला कर दिया। फिर संग्राम ने उन्हें सब कुछ बता दिया। रोहित हैरानी से बोला, मतलब तूने कुछ नहीं किया, उल्टा वही तुझे घायल करके चली गई? संग्राम गुस्से में बोला, तुम लोग फिक्र मत करो, इसी गांव में उसके बाप की फ्लावर शॉप है। कभी ना कभी तो हाथ लगेगी ही, तब उसे बताऊंगा असली मर्दानगी क्या होती है। विक्की बोला, अच्छा चल कोई नहीं, तू रेस्ट कर, हम बाद में मिलते हैं। फिर वो दोनों वहां से निकल गए। संग्राम सोने के लिए लेट गया, लेकिन उसकी आंखों के सामने अमारा का ही चेहरा घूमता रहा। वो उसके पीछे पागल सा हो गया था। उसे आज सपने में भी अमारा ही दिख रही थी। अगली सुबह अमारा को अपने बाबा के साथ एडमिशन के लिए बाहर जाना था। वो गांव से बाहर एक कॉलेज था सरकारी, जहां उसका एडमिशन होने वाला था। नीता भी बीए फाइनल में वही थी, इसलिए तीनों साथ ही चल दिए। अमारा बहुत उदास थी, जबकि उसने कितने सपने सजाए थे कि कॉलेज के पहले दिन वो ये करेगी वो ये करेगी। लेकिन कल रात हुई घटना ने उसके साथ बहुत गलत किया था। अमारा चल, अब किशन जी उसे कॉलेज में लेकर गए। 11वीं में उसका एडमिशन होना था। कुछ प्रोसेस के बाद उसका एडमिशन हो गया। किशन जी अपनी दुकान में आ गए। उन्होंने नीता को कह दिया था कि वो अमारा को अपने साथ ले आए, लेकिन नीता ने बताया उसकी क्लासेस तो देर तक चलेंगी, लेकिन फिर भी वो कोशिश करेगी। इधर रोहित और विक्की ने किसी तरह से पता लगा लिया था कि किशन जी कहाँ गए हैं, और उन्होंने संग्राम को बता दिया। गांव से बाहर का रास्ता थोड़ा जंगल का था। ऊपर से संग्राम के पास बड़ी गाड़ी थी, तो अगर उसने कुछ भी किया तो किसी को कुछ पता नहीं चलने वाला था। आखिर क्या किया था हमारे, जो संग्राम उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गया था? हमारा बेचारी तो संग्राम को जानती भी नहीं थी, ना ही वो अनिका को जानती थी, लेकिन उसके साथ बुरा होने वाला था, शायद बहुत बुरा। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसे घर की हिस्सा थी जहां उसे मर्यादा में रहना तो सिखाया गया था, पर हौसला नहीं दिया गया था। वो हमेशा डर कर रहती थी कि उससे कुछ गलत ना हो जाए, और उससे अगर कुछ गलत हो गया तो कोई भी उसका विश्वास नहीं करेगा, उल्टा उसी को गलत ठहराया जाएगा। वो सिर्फ 16 साल की थी, लेकिन उसे हमेशा सिखाया था पर्दे में रहो, बाहर हंसना मत, ज्यादा दोस्ती नहीं, तुम्हारी सहेलियां घर के बाहर तक ही सीमित रहनी चाहिए। उसके ताऊजी सरपंच थे, उनके फैसले पत्थर की लकीर थी। ये सब अगर नीता को भी सिखाया जाता तो अमारा को बुरा नहीं लगता, लेकिन ये बस अमारे के लिए था, अपनी बेटी के लिए नहीं। इधर संग्राम बेवजह बौखला गया था। ऐसा नहीं था अनिका खूबसूरत नहीं थी, लेकिन उसका ईगो हर्ट हुआ था, जो कि अमारा ने किया था। लेकिन उस कमअकल को ये कौन समझाए कि ऐसी कौन सी लड़की होगी जो कि बस उसके हैंडसम चेहरे को देखकर अपने आप को उसे सौंप दे। बस संग्राम यही चाहता था कि अमारा उसे कल रात अपने आप को सौंप देती तो शायद उसे इतनी बड़ी कीमत नहीं चुकानी पड़ती। उसे घमंड था कि वो ठाकुर साहब का इकलौता पौधा था, मुंबई में बड़े बिजनेसमैन का बेटा था। उसने हारना सीखा ही नहीं था। जीत उसकी होनी चाहिए, चाहे कैसे भी हो, चाहे उसे छीन कर ही क्यों ना हासिल करनी पड़े। वो सब कुछ संग्राम का है जो उसे चाहिए। आज अमारा का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगा। उसकी कुछ सहेलियां थीं जिससे उसकी कभी कभी मुलाकातें होती थीं, लेकिन विद्या उसकी अच्छी फ्रेंड थी। उसने एक दो बार उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन अमारा ने वैसा कुछ नहीं बताया था। खैर, घर जाते वक्त अमारा अकेली नहीं थी, उसके साथ 2-3 लड़कियां थी। विद्या और अमारा एक साथ चल रही थी। जब अमारा के सामने से एक काले रंग की गाड़ी गुजरी तो वो बहुत डर गई। वो बहुत पास से गुजरी थी, लगभग अमारा कुछ इंच के लिए ही बची थी। अरे, अजीब आदमी है, विद्या ने थोड़ा जोर से कहा। तभी गाड़ी रुकी और उससे संग्राम उतरा, जो कि बड़ी गहरी नजरों से अमारा को घूरने लगा। अमारा डर से कांप रही थी। उसने दिन के उजाले में आज संग्राम को देखा था, जहां बाकी लड़कियां उसे देखकर पगला रही थी,
वहीं अमायरा मर ही जा रही थी। उसका जी कर रहा था वो जल्दी से वहां से भाग जाए। विद्या, जल्दी से चल, हमें जल्दी घर पहुंचना है, अमायर ने लड़खड़ाते हुए शब्दों में कहा। विद्या बोली, अरे चलते हैं ना। ये कहकर विद्या भी पलट कर चलने लगी। संग्राम ऊपर से नीचे तक अमायरा को देखता रहा। वो उसे अपने दांत भींचते हुए देख रहा था। उसे देखकर ही अमायरा की आंखें भर आई। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो किस दलदल में पहुंच गई। अमायरा रास्ते में जाते हुए किशन जी के पास रुक गई। संग्राम ने फिर से उसे देखा। वो उसकी दुकान की तरफ आ रहा था। किशन जी इस वक्त कुछ दूरी पर थे। क्या समझा तुमने? मुझसे बच गई, संग्राम ने उसके पास आकर धीरे से कहा तो अमायरा डर गई। वो नीचे देखने लगी। वो उसे घूर कर बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझ पर हाथ उठाया। अब देखो तुम्हें उसकी कीमत कैसे चुकानी पड़ेगी। आज रात मैं तुम्हारे घर के बाहर मिलूंगा, आ जाना, वरना मैं अंदर आ जाऊंगा। ये बोलकर संग्राम चला गया। अमायरा ने डर से उसे देखा। ये क्या था? मतलब अब वो क्या करेगी? वह संग्राम को जाते हुए देखती रह गई। अमायर ने सोचा, क्या हम अपने बाबा को बता दें? लेकिन उसकी अपने बाबा को बताने की हिम्मत ही नहीं हुई। अमायरा घर आ चुकी थी, लेकिन उसने ठान लिया था कि वो संग्राम के द्वारा ब्लैकमेल नहीं होगी। वो किसी भी हालत में बाहर नहीं जाएगी। संग्राम अमायरा के घर का एड्रेस पता लगा चुका था और रात के समय उसने उसके घर के थोड़ी दूर ही अपनी गाड़ी लगा रखी थी। अमायरा ने अपने कमरे से बाहर झांका तो उसकी गाड़ी दिखाई दी। वो डर के मारे कांपने लगी। तभी नीता उसके कमरे में आ गई। क्या हुआ अमायरा, क्या कर रही है? वो भी खिड़की के सामने खड़ी हो गई। अमायरा बोली, दीदी, वो ठाकुर साहब का पोता वो बाहर है। उन्होंने हमें कहा था बाहर आने को। अब हम क्या करें दीदी? उन्होंने कहा था हम बाहर नहीं गए तो वो अंदर आ जाएंगे, अमायरा ने डरते हुए कहा। नीता हैरानी से बोली, क्या? नीता ने बाहर झांक कर देखा। उसकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो तो दिल से चाहती थी कि अमायरा पूरे गांव में बदनाम हो जाए। उसकी दुआ इतनी जल्दी कबूल होगी वो तो सपने में भी नहीं सोच सकती थी। तो तुम क्या सोच रही है? जाना जाकर मिलने? क्या कह रहे होंगे वो? वैसे भी कल तो तू मिली ही थी उनसे, अमायरा हैरानी से बोली। ये आप क्या कह रही हैं दीदी? हम कौन सा शौक से मिलने गए थे उनसे? उन्होंने तो कल हमारे साथ गलत किया था, नीता बोली। देख हमारा, ये तुझे पता होगा क्या हुआ था क्या नहीं। मुझे तो तूने जो बताया वही पता है। मैं कौन सा तेरे साथ थी? नीता की बात सुनकर अमारा चुपचाप बैठ गई। हम नहीं जाएंगे। फिर से वो कुछ करेंगे तो हम क्या करेंगे? हमें नहीं जाना। ऐसे ही 4 दिन गुजर चुके थे, लेकिन अमारा घर से बाहर नहीं निकली। संग्राम अब भी मौके ढूंढ रहा था अमारा के साथ बदसलूकी करने के, लेकिन उसे बिल्कुल मौका नहीं मिला था। चैत्र नवरात्र शुरू होने वाला था। सभी बहुत खुश थे। आज नवमी का मेला लगने वाला था। अमारा भी अब कुछ कुछ बातें भूल गई थी, क्योंकि कल रात संग्राम गाड़ी लेकर उसके घर के बाहर नहीं खड़ा था। उसने सोचा कि अब संग्राम ने उसका पीछा छोड़ दिया। वो इस बात से बेखबर थी कि संग्राम अभी तक कुछ नहीं बोला था। सभी मेले में गए हुए थे। अमारा भी अपने परिवार के साथ गई हुई थी, लेकिन मेले में बहुत भीड़ थी। वो इधर उधर हो गई। तभी अमारा को किसी ने दबोच लिया। अमारा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। फिर क्या हुआ उसे कोई होश नहीं था। पूरे गांव में कोहराम मच गया। सरपंच जी की भतीजी गायब है। कोई कह रहा था वो भाग गई, किसी के साथ चक्कर था, तो कोई कुछ तो कोई कुछ। ए मीना, तू बता, किसी के साथ चक्कर में थी क्या छोरी, या फिर कोई आशिक था उसका? देख, कॉलेज में गए 4 दिन ना हुए और कर दी करतूत, ताई जी ने कहा। क्या कह रही हैं दीदी? आपको लगता है हमारा ऐसा करेगी? बस 16 साल की है वो, ऐसा कुछ नहीं करेगी। और अगर उसने ऐसा किया तो इन हाथों से ही उसका गला घोट दूंगी, मीना जी ने गुस्से में कहा। अब क्या गला घोटेगी? वो तो अपना काम कर गई। हमारे गांव में ऐसा कोई नहीं है जो लड़कियां उठाए। उसने ही कुछ किया है, भाग गई है वो किसी के साथ। बाबा, नीता ने पहली बार जुबान खोली थी। क्या? अब तू क्या बोलने वाली है? अरे तेरे भाग ही फूटे हैं जो तेरी बहन ने ऐसा कारनामा कर दिया है। कितने इज्जतदार घर में तेरी शादी तय की है। अगर उनको पता चला तो रिश्ता भी तोड़ देंगे, ताऊ जी ने अपना सिर पीटते हुए कहा। अरे मैं ना पहले कहती थी उसकी चाल चलन ठीक नहीं है, लेकिन उसके बाप को तो समझ ही नहीं आता था।
ताई जी फिर रोते हुए बोली, भाभी भैया बहुत हुआ आप लोगों का। आप लोग उस समय से मेरी बेटी को उल्टा सीधा बोल रहे हैं। एक बार भी सोचा वो कहाँ होगी, कैसी हालत में होगी। मैं पुलिस के पास जा रहा हूँ, सुबह होने को आई है। अगर मेरी बच्ची को कुछ हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। किशन जी कलप कर बोले, नहीं नहीं, ये क्या करने जा रहे हैं। बात सिर्फ आसपास फैली है, कोई अच्छा नहीं कह रहा है। आप अगर पुलिस में जाएंगे तो बात सभी जगह फैल जाएगी, फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे। मीना जी ने किशन जी के सामने हाथ जोड़ दिए। मीना, ये तुम बोल रही हो? तुम्हारी बेटी खतरे में है और तुम्हें उस पर भरोसा नहीं? अरे अमारा ऐसी नहीं है, उसने कुछ गलत नहीं किया है। मेरी बात सुनो, तुम अमारा गलत नहीं है। वो मीना जी को समझाने की कोशिश कर रहे थे। इधर एक अंधेरे कमरे में अमारा पड़ी हुई थी, उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। सूरज की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी तो वो बेचैन हो उठी। उसने अपनी आंखें खोली और इधर उधर देखा। वो उठने की कोशिश करने लगी लेकिन हाथ पैर बंधे हुए थे। कोई है, कोई है, वो लड़खड़ा कर बोली। अमारा बहुत डर गई थी। उसे याद आया वो मेले में थी जब उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेहोश हो गई। तो क्या हम रात से सुबह तक यहाँ हैं? हमारे पापा, हमारी माँ, सब लोग कहाँ हैं? वो चीखने लगी। अरे बस बस, कितना चिल्लाएगी, बस कर यार। ये कहते हुए उसके सामने आकर विक्की और रोहित बैठ गए। अमारा उन्हें देखकर बोली, आप लोग कौन हैं? अमारा ने उन्हें पहली बार देखा था। विक्की बोला, ओह हम कौन हैं? नहीं बताएंगे, बोलो क्या करोगी, चिल्लाना है या फिर बात करनी है हमसे? उसकी बात सुनकर रोहित हंसने लगा। अमारा बोली, देखिए हमें घर जाना है, हमारे बाबा हमारा इंतजार कर रहे होंगे, हमें जाने दीजिए। रोहित बोला, अरे नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमने तुम्हें यहाँ बस बांधा है, बाकी तो ये जाने। उन दोनों ने दरवाजे के पास दिखाया। अमारा ने सामने देखा, सामने संग्राम खड़ा था। उसने सफेद शर्ट के साथ ब्लैक पैंट पहना हुआ था। उसके हाथ में एक चाबुक था। आप? अमारा उसे देखकर चौंक गई। वो संग्राम को देखकर घबरा गई। हमें जाने दीजिए, ये कहकर अमारा जोर से चीखने लगी। उसे संग्राम की नजर बहुत चुभ रही थी। उसने अपनी आंखें मूंद ली। अरे चुप रहो, संग्राम ने चाबुक से उसे मारकर कहा। अमारा दर्द से कराह उठी। संग्राम उसे घूरकर बोला, अभी कहाँ जाना है? अभी तो मैं तुम्हें बताऊंगा। इन 4 दिनों में तुमने मुझे कितना तड़पाया है, कितना ढूंढ रहा था मैं तुम्हें, लेकिन तुम्हें तो घर के अंदर रहना था, तो अब रहो ना मेरे साथ इस कमरे में। इन 4 दिनों में मैं तुम्हें इतना ही तड़पाऊंगा। अमारा बोली, हमें घर जाना है, हमारे पापा पुलिस में जाएंगे, आपको पुलिस पकड़ लेगी। अमाया ने हिम्मत बटोरते हुए कहा था। संग्राम, रोहित और विक्की बहुत तेज हंसने लगे। तेरे बाबा की इतनी औकात है तो बुला ले पुलिस, जिसे बुलाना है बुला ले, लेकिन तेरा पता कोई नहीं बता सकता, क्योंकि ये संग्राम का पता है जिसे कोई नहीं लगा सकता। हमने क्या किया? हमसे आपकी क्या दुश्मनी है? हमें जाने दीजिए ना, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, हमें जाने दीजिए। अमारा हाथ जोड़कर बोल रही थी। हालांकि उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। इस समय वह बहुत मजबूर थी। संग्राम वहां शाम तक रहा। उसने इतनी देर में ही ना जाने कितनी बार उसे चाबुक से मारा था। अमारा नीचे पड़ी हुई थी। वो भूखी प्यासी थी, लेकिन संग्राम को उस पर कोई तरस नहीं आया था। किशन जी ने पूरी कोशिश की थी कि वो पुलिस के पास जाए। 2 दिन बीत चुके थे। पुलिस ने भी ये कहकर केस नहीं लिया कि आपकी बेटी भाग गई होगी। हमें अपना टाइम बर्बाद नहीं करना, आप अपने स्तर से खोजें। अब तो मान ले कि वो भाग गई, ताई जी ने तंज से कहा। नीतक की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, वो काफी खुश थी। माँ, रियांश ने मीना जी को देखकर कहा। हाँ बेटा, मीना जी अपने आंसू पोंछकर बोली। दीदी कहाँ है, कहाँ गई वो? क्या वो सच में भाग गई किसी के साथ? बेटा तेरी कोई दीदी नहीं है, तू हमारी इकलौती संतान है, मर गई वो, मीना जी ने कड़वाहट से कहा। क्या कह रही हो मीना? किशन जी गुस्से से बिलक उठे। सच कह रही हूँ, ऐसी बेटी भगवान किसी को न दे। इतनी गंदी हरकत की है उसने, हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अरे अगर कोई उठा ले जाता तो अब तक मरने की खबर तो आ गई होती। मीना जी चीखते हुए बोली। ये क्या बोल रही हो तुम? किशन जी बहुत गुस्से में आ गए थे। तुम्हें अपनी बेटी की कोई परवाह है कि नहीं? 2 दिन बीत गए हैं, कोई उठाकर ले जाता तो कोई खबर तो लगती, लेकिन नहीं लगी। मैं कह रही हूँ, हमें नहीं पता कि वो भाग गई है किसी के साथ।
मैं भी तो कब से यही कह रही हूँ, लेकिन किशन मानता ही नहीं। अब उसे भूलने में ही हमारी भलाई है। ताई जी बोले, आगे क्या होगा? क्या अमारा बच पाएगी? क्या अमारा संग्राम के चुंगल से भाग पाएगी? क्या संग्राम की करतूत सबके सामने आ पाएगी? क्या अमारा का कोई विश्वास कर पाएगा? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो चल गई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।